एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह के मौका पर 13 करोड़ की गाड़ी देने का वादा किया। जब इसकी सालगिरह करीब आई तो लड़के ने अपने बाप से 13 करोड़ रुपए मांगे। बाप अपने बेटे की ये डिमांड सुनकर हैरान हुआ और साफ इनकार कर दिया। बेटे को बहुत गुस्सा आया और बाप का ये इनकार इससे बर्दाश्त ना हो पाया। इसने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे कोई ऐसा शूटर चाहिए जो पैसे लेकर बड़ी राजदारी से एक बंदा ठिकाने लगा ले। इसके दोस्त ने इसकी मुलाकात एक शूटर से करवाई। शूटर ने इसके बाप को मारने के 50 लाख की डिमांड की। लड़के ने 25 लाख एडवांस दिए और कहा कि 25 लाख काम होने के बाद मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे बाप के सीने में 50 गोलियां मारोगे और उसके बाद उसकी लाश को भी आग लगा दोगे ताकि इसकी लाश का सुराग तक ना मिल सके। ये सुनकर शूटर हैरान हुआ कि कोई बेटा अपने बाप से इस कदर भी नफरत कर सकता है। खैर, ये इसका पेशा था और इस लड़के ने वादा किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। 6 दिन तक इसका बाप बीमार रहा और घर के अंदर ही मौजूद रहा और शूटर को कोई मौका ना मिल सका। 7वें दिन इसकी एक अहम मीटिंग के सिलसिले में कंपनी के ऑफिस को हेड करना था। वो जैसे ही घर से निकला तो लड़के ने शूटर को इतला दी और साथ साथ अपने बाप की लोकेशन भी भेज दी। शूटर ने इस आदमी को 50 गोलियां मारी। फिर इसके बाद इसके बाप का मोबाइल चेक करने लगा। इसने जैसे ही मोबाइल ओपन किया तो उसकी रूह काम गई, क्योंकि मोबाइल के अंदर डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से 3 अस्पतालों को रन कर रहे थे। इनकी तरक्की पर हर कोई हैरान था, बल्कि हैरान होते हुए भी अपने दांतों में उंगलियां दबा लेता कि 10 साल में डॉक्टर साहब ने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई हैरानकुन था। शुरू में तो वो एक 4 महले के मकान में रहते थे, मगर फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में इनकलाब आया। नौकरी के सिर्फ 2 साल के बाद एक मेडिकल कम्प्लेक्स की तामीर की, फिर दिन रात तरक्की के मुनाज़िल तय करते रहे। देखते ही देखते 3 मेडिकल कम्प्लेक्स खड़े कर दिए और अपना स्टाफ बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब की इस तरक्की के पीछे इसकी बीवी का भी हाथ था। वो अपनी तकारीर में अक्सर अपनी बीवी की बेहद तारीफ़ें किया करता था। बार बार यही कहता था कि रेहाना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर रेहाना मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मुझे ये कामयाबी हासिल ना होती। आपने अक्सर ये बात सुनी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यही बात ठीक है और रेहाना पर बिल्कुल फिट आती है। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी हैं जहाँ मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे मौका पर मेरी बीवी मेरा सहारा बनी और मुझे तसल्ली दी, बल्कि इसके मशवरों की वजह से मैं इन मुश्किलात से निकलने में कामयाब रहा। डॉक्टर साहब की सकी औलाद इनका वाहद बेटा दानियाल था। शुरू में ही ऐसे घर में आँख खोली जहाँ पैसे की रेल फेल थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि दानियाल सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। शुरू में ही वह ऐशो इशरत में पड़ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान थे। स्कूल में बाकी बच्चों की निस्बत सबसे ज़्यादा उजरत दानियाल की थी और डॉक्टर साहब के बजाय सबसे ज़्यादा दानियाल के लिए परेशान उसकी माँ थी। वो अपने शोर से बार बार यही कहती थी कि दानियाल की दाद बिगड़ती जा रही हैं, जो कल आपके लिए गुजरे सेहत होंगी। आप इस पर सख्ती करें और इसके अखराजात कम करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब बार बार मुस्कुराकर अपनी बीवी से यही कहता था कि यही इसके दिन हैं, कल को ये मेरे कारोबार को संभालेगा, लिहाजा आज इसे अपना बचपन एंजॉय करने दो। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं इसका बाप हूँ, मैं खुद इसको अच्छी तरह संभाल लूँगा। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर इसकी बीवी खामोश हो जाती। दानियाल बचपन से जवानी में कदम रख चुका था। वो जैसे ही बड़ा हुआ, सबसे पहले इसने बाप से जो फरमाइश की वो एक महंगी गाड़ी की थी, जो महज 17 बरस का था। जब 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता और कॉलेज में जाता था। डॉक्टर साहब ने बार बार अपने बेटे से यही कहा कि बेटे, तेरे मुंह से जो भी ख्वाहिश निकलेगी मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा।
लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें हर हाल में पढ़ाई में टॉप पर देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम किसी से कम ना हो और दिल लगाकर मेहनत करो जैसे तुम्हारे बाप ने मेहनत की थी। दानियाल अपने बाप को तसल्ली देता और कहता कि आपको फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रहा हूँ और मुझे ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। लेकिन रिज़ल्ट आने पर वह मुश्किल 3rd डिवीज़न हासिल की। वो मुश्किल से ही पास हुआ। अपने ये नताइज अपने बाप से छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाप को पता चल गया। बाप ने अपने बेटे को वार्निंग दी और कहा कि अगली बार तुमने कम नंबर लिए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल कम कर दूंगा। मगर दानियाल पर किसी धमकी का कोई असर ना होता था। वो वही करता था जो इसका दिल करता और अपनी ख्वाहिशात को ही फॉलो करता था। वो याशी की ऐसी दलदल में चला गया जहाँ से वापस आना मुश्किल था। कॉलेज में मनपसंद लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता, हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से उसे हिदायत दी गई थीं, यहाँ सिर्फ तालीम हासिल करनी है, इसलिए अपनी आदत पर गौर करो। तुम्हारी वजह से कॉलेज का नज़्म ज़ब्त खतरे में है। प्रिंसिपल साहब ने कई बार डॉक्टर से इसके बेटे की शिकायत भी की थी और अब आके आप अपने बेटे को सुधार लें, वरना मजबूरन हमें आपके बेटे को इस कॉलेज से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब ये वक्त था जब डॉक्टर साहब अपने बेटे के लिए इंतहाई संजीदा हो गए थे। इसने अपने बेटे पर कई तरह की पाबंदियां लगा लीं, पॉकेट मनी कम कर दी और ये भी नसीहत की कि छुट्टी के वक्त तुम्हारा घर पर होना ज़रूरी है। अपने बेटे पर कड़ी से कड़ी नज़र रखने लगा ताकि मज़ीद तबाही से बच सके और सुधर जाए। दानियाल के लिए ये पाबंदियाँ बहुत मुसीबत थीं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी इसे इस तरह की पाबंदियों का सामना नहीं किया था। वो तो बचपन से लेकर आज तक याशी कर रहा था अपने बाप की दौलत पर। मुंह से निकलने से पहले इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। इसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक ऐसी तरकीब जिसकी वजह से इसकी याशियाँ दोबारा इसे मिल सकती थीं। कॉलेज में एक स्टूडेंट को बाहर इटली में एक शानदार स्कॉलरशिप मिला था। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। उसके अलावा टीचर्स ने भी उस लड़के की काविशों को वो सराहा था। उन्होंने उस लड़के के लिए कॉलेज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें बहुत से खुसूसी मेहमानों ने शिरकत की थी। उस लड़के की हौसला अफजाई कर रहे थे। दानियाल के दिल में आया कि अगर किसी तरह वो भी बाहर तालीम हासिल करने के लिए चला जाए, फिर अपने बाप की आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाएगा। इसने अपने बाप के सामने ये डिमांड रखी कि वो बाहर तालीम हासिल करना चाहता है। वो मास्टर्स की डिग्री यूके से ही हासिल करना चाहता है। अगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना की गई तो वो तालीम छोड़ देगा। ये सुनकर डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि अब बेटे ने कॉलेज छोड़ने का इशारा दे दिया था। उसे स्कॉलरशिप तो ना मिल सका, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की मदद से बरतानिया की मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल चुका था। वो मास्टर्स की तालीम के लिए बरतानिया जा चुका था। वो काफ़ी खुश था कि अब अपने बाप से अपने तमाम मुतालबात मनवाएगा, मगर बरतानिया में जाकर वो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसके मुतालबात बढ़ने लगे और पॉकेट मनी जो हज़ारों में थी अब लाखों तक जा पहुंची थी। ये बात उसके बाप के लिए काफ़ी परेशान कुन थी, हत्ता कि अब वो एक माह का 30 लाख रुपए लेने लगा था। इसी तरह वो बरतानिया में कई लड़कियों से अफेयर चलाने लगा और अब आइस का नशा भी करने लगा था। उधर बरतानिया में ही इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर एक लड़के से हुई जिसका नाम महक था। वो एक स्टेज डांसर थी और दानियाल महक के हुस्न पर फिदा हो चुका था। महक को किसी तरह इस बात का इल्म हो चुका था कि ये बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है और इकलौता बेटा है जो अपने बाप की दौलत पर याशी कर रहा है। लिहाजा इसने दानियाल पर मज़ीद डोरे डालना शुरू कर दिए, अपने अदाओं से इसे हल करने की कोशिश की। अब दानियाल की हालत ऐसी थी कि वो था तो बरतानिया में और ज़ाहिरी तौर पर वहाँ तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वो ठीक से वहाँ पढ़ नहीं पा रहा था, जबकि इसका दिल इधर अपने वतन में महक की सूरत में धड़क रहा था। अपने बाप से माहाना पैसे वसूल करता, फिर वो पैसे महक पर लगा लेता, मुख्तलिफ किस्म के तहफ़ बेचता और
और इससे मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था। महक ने इसे बताया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और ये दावा करते हो कि तुम्हें मेरे बगैर नहीं रह सकते तो तुम्हें वतन वापस आना पड़ेगा। जबकि दानियाल ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो 1 साल के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान आ जाएगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। महक की मंगनी पहले से ही हो चुकी थी और इसका मंगेतर सजावल इसके मंसूबे में शामिल था। दोनों मिलकर दानियाल को कंगाल करना चाहते थे और अपने सपने पूरा करना चाहते थे। वो अक्सर ऐसा ही करते, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते, लेकिन आज तक इनके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी थी। ये पहला मौका था कि दानियाल इसकी जाल में फंस चुका था। मुख्तलिफ तहाइफ वसूल करने के बाद सजावल ने महक को अब इस बात का मशवरा दिया कि किसी बड़ी गाड़ी का मुतालबा करो और उसे जल्द अज जल्द वापस आने का भी कहो, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि इसकी ये आदत बदल जाएं। लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन है हम इसे निचोड़ लेना चाहिए। क्या पता बाद में हमें ये मौका मिले या ना मिले। कभी कभी सजावल महक की वजह से भी परेशान हो जाता। वो महक की चैट दानियाल के साथ जो होती थी उसको पढ़ लेता था। फिर इसके बाद अपने मंगेतर महक से यही कहता कि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम मुझे छोड़कर दानियाल के पास चली जाओगी। तुम्हारे अल्फाज में मुझे हकीकी मोहब्बत नज़र आती है जो तुम्हारे दिल में दानियाल के लिए है, और वो तो एक मालदार इंसान है, मुझसे ज़्यादा दौलतमंद है, खूबसूरत भी मुझसे ज़्यादा है। तो क्या पता तुम मुझे छोड़कर उसके पास ना चली जाओ। इसकी ये बातें सुनकर महक मुस्कुराकर इससे यही कहती कि बेफिक्र रहो, हमारे रिश्ते में ये बात ज़रूरी है कि पूरे जज्बात के साथ किसी से दोस्ती करो, वरना हम तो अपने मुकासद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। 2 नंबरी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और मैं ये अकल इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी के बारे में सोच नहीं सकती। सजावल महक की ये बातें सुनकर काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुका था, लेकिन इसके दिल में अभी भी कई किस्म के खदशात बाकी थे और इस बात का वहम था कि एक ना एक दिन महक इसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि इस पर एक ऐसा लड़का फिदा हो चुका था जो करोड़पति था और अपने बाप की जायदाद का इकलौता वारिस भी था। महक अब दानियाल के दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और महक की वजह से वो अपनी अधूरी तालीम छोड़कर वापस वतन आ गया। वापस आया तो उसका बाप हैरान हो गया और उसके बाप ने तो इसे तालीम हासिल करने के लिए यूके भेजा था, लेकिन जब वो वापस आया तो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। मुसलसल नशा करने की वजह से इसकी हालत बिगड़ चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुका था और इसके मुंह से बदबू आती थी। डॉक्टर अपने बेटे को देखकर काफ़ी परेशान हुआ। वापस आते ही इसने बाप के सामने ये डिमांड रखी कि मैं महक से शादी करना चाहता हूँ, शादी करूँगा तो सिर्फ महक से, इसके अलावा किसी से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने अपने ज़राए से ये बात मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये महक क्या बला है, कौन है, इसका ख़ानदान कैसा है। डॉक्टर साहब का एक मुलाजम इसने इस बात की जिम्मेदारी ली कि वो महक के बारे में मालूम करेगा। काफ़ी तहकीक करने के बाद वो डॉक्टर साहब के पास वापस आया और उसे बताया कि महक एक स्टेज डांसर है, इसकी पहले से ही एक लड़के से मंगनी हो चुकी है, लेकिन इनका पेशा मुख्तलिफ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटना है। इससे पहले भी वो कई लड़कों को बेवकूफ़ बना चुकी है, इनसे पैसा हथिया चुकी है। डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को इनकार ना किया और साफ अल्फाज में कहा कि मैं इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद अपने फ़ैसले से तुम्हें आगाह करूँगा। मगर इससे पहले कि वो अपने बेटे से कुछ कहता, दानियाल ने महक की सालगिरह के मौका पर इसे एक महंगा तोहफ़ा देने का वादा किया। ये तकरीबन 13 करोड़ की एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी थी जो वो महक को इसकी सालगिरह के मौका पर देना चाहता था। मगर इतनी महंगी गाड़ी के बारे में सुनकर डॉक्टर साहब हैरान हुए और साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वो लड़की एक स्टेज डांसर है, अपने इकलौते बेटे की शादी एक ऐसे ख़ानदान में हरगिज़ नहीं कर सकता
जिसका ख़ानदानी पेशा ही स्टेज पर परफॉर्म करना है। बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर दानियाल के गुस्से में इजाफा हुआ। इसने अपने बाप को रास्ते से हटाने का फैसला किया। दानियाल ने एक दोस्त शहरयार से मदद ली तो शहरयार ने एक शूटर से दानियाल की मुलाकात करवाई। शहरयार ने दानियाल से ये भी कहा कि महक से शादी करने और अपने बाप की जायदाद हासिल करने के लिए तुम्हें अपने बाप को रास्ते से हटाना होगा। तेरे बाप के होते हुए तो कभी भी महक से शादी नहीं कर पाएगा। महक दानियाल के सर पर सवार थी। हर हाल में वो इसे अपनाना चाहता था। अब इसे अपने बाप से नफरत हो चुकी थी। इसने शूटर से कहा कि मेरे बाप के सीने में 50 गोलियां मारना, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसकी लाश को भी आग लगा देना। शूटर ने दानियाल से कहा कि मैंने ज़िंदगी में कई कत्ल किए, लेकिन ये पहला मौका है कि एक बेटा अपने बाप के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत दिखा रहा है। खैर, शूटर ने कत्ल के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की। 25 लाख एडवांस में दे दिए गए और 25 लाख काम करने के बाद देने का वादा किया गया। शूटर ने इस बात का वादा किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे बाप को मार दूंगा। दानियाल की मां ने डॉक्टर साहब को समझाया कि आपका बेटा इकलौता है, अगर इसने गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश की है तो आपको देनी चाहिए थी, इसकी ख्वाहिश पूरी करें। डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से यही कहा कि अगर वो इसके भी महंगी गाड़ी का मुतालबा करता तो मैं इसे देने के लिए तैयार था, मगर मसला ये है कि वो ये गाड़ी एक ऐसी लड़की को गिफ्ट करना चाहता है जो कि स्टेज डांसर है, जो के पास लड़की है, इसके दिल से खेल रही है, लेकिन वो नादान है, कुछ समझ नहीं रहा, उसके इश्क में बिल्कुल अंधा हो चुका है। खैर, कुछ दिन बाद दानियाल की सालगिरह थी और उसे अपने बेटे की सालगिरह के मौका पर वो अपने बेटे को 13 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करना चाहता था। उसकी प्लानिंग थी कि वो अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहता था, कुछ ना बताया। जबकि दूसरी तरफ दानियाल अपने बाप को मारने का मंसूबा बना चुका था। इसने शूटर से वादा किया कि अपने बाप की लोकेशन और हरकत के बारे में तुझे आगाह कर दूंगा। मुसलसल 6 दिनों तक इसका बाप बीमार रहा और अपने घर से बाहर ना निकला। ये बात दानियाल के लिए काफ़ी परेशान कुन थी, क्योंकि शूटर बार बार इससे बाप की लोकेशन पूछ रहा था, जाके वो शूटर को यही बता रहा था कि मेरा बाप तो घर में ही है, वो घर से बाहर नहीं जा रहा। 7वें दिन वो एक अहम मीटिंग में शमूलियत करने के लिए गया। डॉक्टर साहब ने इसकी सरबराही करनी थी। डॉक्टर साहब जैसे ही घर से बाहर निकला, तब दानियाल ने शूटर से कहा कि मेरा बाप घर से बाहर निकल चुका है। डॉक्टर साहब की गाड़ी जैसे ही एक वीरान सड़क से गुजरी तो शूटर ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए इस पर फायर किए और वादे के मुताबिक इस पर 50 फायर किए। गाड़ी से पेट्रोल निकालकर वो दानियाल के बाप की लाश को आग लगाने वाला था। जब इसकी नज़र डॉक्टर साहब के मोबाइल पर पड़ी, इसने मोबाइल उठाया, देखा तो इसमें दानियाल की तस्वीर थी जो डॉक्टर साहब ने रखी हुई थी। कई ऐसे मैसेजेस थे जिसमें इसने अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार किया था और ये भी लिखा था कि मैं अपने बेटे को इसकी सालगिरह के मौका पर एक कीमती तोहफ़ा देने लगा हूँ, मगर ये एक सरप्राइज़ होगा, मैं अपने बेटे को बताना नहीं चाहता। ये मैसेजेस पढ़कर शूटर हैरान हुआ और इसने दिल में सोचा कि इसने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसका बेटा ही बदबख्त था। इसने डॉक्टर साहब की लाश को ना जलाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद दानियाल को इतला दी गई कि फ़लाँ जगह इसके बाप को किसी ने मार दिया। दानियाल चाहे वकूआ पर पहुंचा, झूठ मूठ का रोना धोना और सबसे बड़ा ड्रामा ये कि बाप का खुद जनाजा पढ़ाने लगा, मगर ठीक से पढ़ा ना पाया। पंजाब पुलिस इस पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। कई शवाहिद से पता चला कि दानियाल अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस है, क्योंकि जब कॉल ट्रेस की गई तो शूटर से इसकी मुलाकात मंजर आम पर आ चुकी थी। गाड़ी की बुकिंग हो चुकी थी। 3 दिन बाद ही डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करनी थी, लेकिन तोहफ़ा देने वाला कब्र में और लेने वाला अब जेल में था। दानियाल की माँ इससे मुलाकात करने के लिए आई थी और ये हकीकत बयान की कि तुम्हारा बाप गैर कानूनी कामों में मुलव्विस था। मेरे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तू तो अपने बाप का ही कातिल निकला।
इंतहाई करीबी ज़राए बताते हैं कि 1996 में डॉक्टर साहब मुश्तरका फैमिली के 4 मरले के मकान में रहते थे। आज वो बेपनाह जायदाद के मालिक हैं। 3 अस्पताल और जायदाद ही जायदाद बनाते गए। इनके मेडिकल कम्प्लेक्स में बैरूनी मुल्क से जाने वाले अफराद की मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की जाती थीं और यही इसका पेशा था। इस मेडिकल रिपोर्ट में मरीज़ों को टीबी, हेपाटाइटिस वगैरह का मरीज़ बताया जाता। मरीज़ हैरान और परेशान होता था कि मुझे तो ये बीमारी हरगिज़ थी ही नहीं, ये कहाँ से आ गई। फिर इस रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए गरीब मरीज़ों से 2 से 6 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। यहाँ पे मरीज़ से ये भी कहा जाता था कि आप हमारे अस्पताल में 5 से 6 माह तक इलाज करवाएं, फिर आपकी रिपोर्ट्स मुस्बत आ जाएंगी। मरीज़ मजबूर होता। इसी तरह डॉक्टर साहब की जायदाद पर जायदाद बनती चली गई। 1996 में जो डॉक्टर 4 मरले के घर में रहता था, अब वो 10 कनाल की कोठी में रहता है। जायदादों पर जायदादें खरीदता चला गया। नतीजा क्या हुआ? जिस औलाद के लिए वो गरीब इंसानों का खून निचोड़ रहा था, हराम ज़राए से दौलत इकट्ठी कर रहा था, उसी औलाद ने अपने बाप को मार दिया। जो बाप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, वो डरें कि ये औलाद उसके लिए दुनिया में ही जहन्नम ना बन जाए। और हमारी आंखों के सामने हराम दौलत जमा करने वालों के मुनाज़र सामने आ रहे हैं, लेकिन हम इससे इबरत बिल्कुल हासिल नहीं करते। तो फिर अल्लाह अपना फ़ैसला सुनाएगा। लेकिन हराम रिज़्क़ की वजह से आज अपने अंजाम को पहुंचा हुआ है। अपनी औलाद की तरबियत हलाल लुक़मे से करें, चाहे पेट में पत्थर ही क्यों ना बांधने पड़ें। रिज़्क़ हलाल के फ़ायदे अनगिनत हैं। सबसे बड़ी नेमत ये है कि आपकी औलाद आगे फर्मा बरदार, नेक साले हो जाती है। अपनी औलाद को दुनियावी मालो दौलत ना दें, इनको वक़्त दें, इनकी तरबियत करें, इनका कुरान से, दीन से, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और सहाबा कराम के फ़िक्र फ़ाक़ा से भरपूर ज़िंदगियों से रिश्ता मजबूत करें। दौलत की चाह में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। अल्लाह ताला ने जितना अता किया है उस पर मुतमिन रहना सीखें, क्योंकि दिल का इत्मीनान ही सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ा इत्मीनान अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही हासिल होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।